इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे, बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मुतवक्का फातेह से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार भट्ट। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि रिफॉर्म्स जो उन्होंने वादा किया है उनको मतलब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। आपने देखा होगा मीर साहब कि उन्होंने पुलिस का चोली दामन का साथ है, तो वो केपी का हवाला उन्होंने दिया कि मां नासिर दुरानी साहब को बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मोटिवेट भी किया मोटिवेट उसे जी हाँ, कि आप हमें इधर आके पंजाब में आके सपोर्ट करें, जो बंदा एक एसेट है उसे जाया नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। तो वो उन्होंने एग्री कर लिया है। तो ये बाकी हकीकत है कि आम आदमी को, आम शहरी को रिलीफ मिलना चाहिए, बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। और फिर उसके सबसे बड़े जो मसले मसाइल होते हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हुए आम आदमी डरता है, तो उन्होंने कहा आप उसको इज्जत दें। किसी भी दफ्तर में अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, बजाय इसके कि उसको नफ़रत की निगाह से देखें और गुस्से से देखें और उसको वक़्त ना दें, उन्होंने कहा है कि उसको आप एक वीआईपी ट्रीटमेंट दें कि वो भी आपका शहरी। मैं आपकी इस बात में चीज़ एक ऐड करना चाहता हूं। देखिए, जो रियासत है उसकी पहली जिम्मेदारी यही है कि वो अपने शहरी को इज्जत देती है, उसकी जान की हिफाजत करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, जी हाँ, माल की हिफाजत करती है। ये पहली तीन चीज़ें हैं, बाकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसके बाद है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ है। एनी गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन irrespective of caste and creed। कोई यानी कि वो लोगों को ना कायद की वजह से नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल, ना कायद की वजह से, ना उनकी जुबान, ना रंग नस्ल की वजह से उनको पहचाना जाएगा, बल्कि वो एक सारे इक्वल शहरी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो OSPs के हवाले से मैं बात कर रहा था, उसमें एक और पॉइंट आया था कि जो इतने पाकिस्तानी जेलों में पड़े हैं, किसी वजह से भी उनको गलतियां हुई हैं, उनसे वो चले गए। जी हाँ, उन्होंने कहा है उनको भी असेस किया जाएगा, उनको भी काउंसलर की असेस के लिए बात की जाएगी। और अगर उन्होंने कहा कि ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर टू द एम्बेसडर्स, जो थोड़ी बहुत उनके जुर्माने हैं वो गवर्नमेंट अदा करे, उनको वापस। ये एक बड़ी बात है, जी जी, एक बड़ी। लेकिन मैं एक चीज़, जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, उसमें देखें, चूंकि ये तहरीक इंसाफ है और उन्होंने इंसाफ का नारा लगा के आए थे, और एहतसाब का और इंसाफ का, और जब तक इंसाफ नहीं ना ठीक होगा, तरीके इंसाफ का एजेंडा पूरा नहीं होगा और पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि जो बहुत बड़ा एक काम और KPK में हमने सुना कि और वहाँ पे हुआ कि मसालियाती कमेटियाँ या मसालियाती एक लोअर लेवल पे बनाई गई, जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं उसके लिए लोग पुलिस में या FIR में ना जाएँ, उसी में चले जाएँ। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रही भट्ट साहब कि ये शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो फ़र्क है, इसको क्या सुप्रीम कोर्ट शरीयत के मामलात को नहीं देख सकता? क्या वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है? तो क्या है उसको मर्ज नहीं किया जा सकता उसके अंदर? हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा, इसको भी सोचना पड़ेगा, खर्चा भी कम हो जाएगा। भाई जो शरीयत बेंच है वो उसी के अंदर ही उसी के अंदर ही मर्ज करते हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स की तादाद बढ़ा दें। अच्छा, दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद के अलावा 4 प्रोविंसेस में बैठती है उसकी बेंच, ठीक है, चारों। अब ज़रूरत इस बात की है, चूंकि नए सूबे भी बनने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सूबों में एक एक रीजनल बेंच भी पे जाना पड़ेगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कराची के अंदर वो पूरे सिंध के केसेस सुनती है तो मेरा ख्याल है कराची की बजाय उसे हैदराबाद में भी जाके बैठना चाहिए। नहीं, सक्खर, हैदराबाद तो फिर कराची तो सक्खर में बैठे हैं, बेशक वो सक्खर में बैठे, लेकिन वो हैदराबाद चूंकि बड़ा उस डिवीजन है तो वहाँ पे लोग जो हैं वो असेस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक तो वो रीजनल बेंच चाहिए। इसी तरह मुल्तान या बहावलपुर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का रीजनल बेंच चाहिए। इतना बड़ा पंजाब है,
صرف لاہور میں بیٹھ کے آپ نہیں سن سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہائی کورٹس ہیں بٹ صاحب، ہائی کورٹ کے بنچ تو پاکستان کے ہر کم از کم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہونے چاہیے۔ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سر ہو دیکھیں سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ذرا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، کوئی ایکسپینسو نہیں ہے سر، 2 جج بیٹھتے ہیں جا کے، کوئی ایکسپینسو نہیں ہے۔ مطلب ایز اے پرپوزل تو یہ جا سکتا ہے۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو لاہور کے اندر وکلا کا جو ہے ایک گروہ ہے، جو لاہور سے جو فیصلہ آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں پہ بنچ نہیں بننے دے رہا۔ گجرانوالہ جو اتنی بڑی ڈویژن ہے جس میں 6 ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں پہ بنچ نہیں بننے دے رہا۔ وہ تو گورنمنٹ اگر ڈیسیشن لے گی، گورنمنٹ نہیں لے رہی نا سر، نہیں انہوں نے بلیک میل کیا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ کو، اب ان کو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرا خیال ہے جو سب سے پہلے پرائورٹی پہ جانا چاہیے فیصلہ آباد اور گجرانوالہ میں لاہور ہائی کورٹ کے بنچ، غریب عوام کو ریلیف دینا ہے۔ دیکھیں ابھی تو ریلیف اسی وقت آپ دے سکتے ہیں جب آپ واٹس میں ایک میرے بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈویژنل اب کتنے لوگ ہیں جو اتنا خرچہ کر کے لاہور آ کے مہنگے وکیل کر سکتے ہیں، یا کراچی آ کے مہنگے وکیل کر سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے جی، تو لہٰذا آپ ڈور سٹیپ پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ انصاف تو ڈور سٹیپ پہ ملنا ہے نا، تو لہٰذا اس پہ جتنا بھی خرچہ، اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو دیکھیں ڈور سٹیپ جو ہے وہ ایک کاغذی کارروائی تھی، لیکن اب امپلیمنٹ لہٰذا آپ کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں پہ بنچ بنانے پڑیں گے۔ اتنی بڑی 20 لاکھ مقدمے پینڈنگ پڑے ہیں سر، ان 20 لاکھ مقدموں کو نپٹانے کے لیے ایک جگہ پہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پوری نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ دوسری ریفارمز کے اندر بیوروکریسی کی ریفارمز، میرا ہے جس کے لیے انہوں نے کہا ہے، بالکل عشرت حسین صاحب کو رکھا گیا، اور وہ انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں، اور ان کے بڑا ایک ویژن ہے، ان کا بہت تجربہ ہے، ان کے تجربے سے استفادہ کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہ بہت زبردست ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو بیوروکریسی کی ریفارمز ہیں، اور کچھ چیزوں کا ذکر تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں بھی میں نے پڑھا ہے، اور خاص طور پہ میں نے ایک اسٹڈی وہ دیکھی جو اس میں موفا میں منسٹری آف فارن افیئرز نے سجیسٹ کی ہوئی ہیں، اس میں ایک نیشنل سیکورٹی آرگنائزیشن جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہی کا ایک ورژن ہے، وہ بنانے کی بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے۔ لیکن بیوروکریسی میں یہی ہے کہ بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کا سیکریٹریٹ ہے، یا لاہور کا سیکریٹریٹ ہے، یا پشاور کا سیکریٹریٹ ہے، آپ تبدیلی دیکھیں گے، اس کی وجہ میں بتاؤں، میری یہ عرض سن لیں سر، عرض سن لیں۔ بیوروکریسی پولیٹیسائز تھی پہلے، نہیں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے وہ سنیں کہ اگر لاہور کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ لوگ کام کرانے کے لیے اٹک سے آ رہے ہیں، جی ہاں بالکل، ہاں، یا ادھر سے اگر آپ دیکھیں پورے پنجاب سے جہاں پہ بھی راجن پور ہے یا صادق آباد ہے، کتنا بڑا جی ہاں بالکل، تو کیا ایسا کیوں نہ ہو کہ جو سلیکٹڈ جو ہے وہ ڈویژنز ہیں ان کو ریجن کا درجہ دے کر ان کو سب سیکریٹریٹ بنایا جائے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، وہاں پہ چیف سیکریٹری جا کے بیٹھے۔ اب یہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اگر آپ واقعی صحیح ڈیولوشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ اسمبلیاں بناتے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے ان کا انتخاب اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو کئی کام 50% تک تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بلکہ دنیا میں جو یونین کونسل ہے، تحصیل کونسل ہے، وہ بڑی پاورفل ہیں۔ تو جو تیسرے درجے کی گورنمنٹ دنیا میں تصور کی جاتی ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، اس کو پہلے نمبر کی گورنمنٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ لوگوں کے 60-70% کام ان کے اپنے ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہونے چاہیے۔ یہ کام ہمیں کرنے پڑے گا۔ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں کئی حوالوں سے، ان کو جب تک آپ ان کے گھر کے قریب ان کا فیصلہ نہیں ملے گا اس تک نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے پاکستان میں جو 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ جو اسکول نہیں جاتے، جو ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات ہے، خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، ابھی اور وہ بچے جو انڈر نیوٹریشن ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میری سجیشن ہے، میرا خیال اس پہ کچھ کام کئی جگہوں پہ وہ تو کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے سکول ہیں نا وہ ہم اتنے اچھے بنا دیں گے کہ اچھا، اس میں جو سسٹم میں بہتری کی ایک سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے کم از کم اسے 8ویں جماعت تک کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو دے دی جائے۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ چیز، اور ماضی میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بورڈ ہوتے تھے، ابھی کچھ بننے شروع ہوئے تھے، کمپلیٹ نہیں میرا خیال ہے وہ ہوا پروجیکٹ، پنجاب میں کچھ بنائے گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بورڈ جو ہے وہ 8ویں تک کی تعلیم کو انشور کریں گے تو آپ کا لٹریسی ریٹ اوپر آئے گا، ورنہ وہ نہیں ہوگا۔ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے بٹ صاحب وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر 100 کی کلاس ہے، پہلی کلاس،
जो गवर्नमेंट स्कूलों की बात हो या प्राइवेट की जी हो, जी तो बिल्कुल। मैट्रिक तक वो जाके 5 या 6 वो लड़के पहुंचते हैं। अब इस वक्त एक अच्छी बात है पाकिस्तान में कि बहुत से बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनके जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें लड़कियां जो हैं बड़ी टॉप पोजीशन लेती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि लड़कियों ने लीड करना शुरू लीड कर करना दिया। शुरू कर तो दिया, इसका मतलब है कि जो मुस्तकबिल की माएँ हैं वो पढ़ी लिखी आ रही पढ़ी हैं, लिखी आ रही बड़ी तादाद में पढ़ी लिखी आ रही है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक चीज़ जो है वो हमें मिलने वाली है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो तालीम लेकिन क्या है, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, जी बिल्कुल सही हम कहा। उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनको काम करने के मौके नहीं मिल रहे। तो भट्ट साहब एक चीज़ क्या है कि अगर एक लड़की वो अपने गांव में पढ़ जाती है, मेरे इल्म में है भट्ट साहब, इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हज़ारों लड़कियां जो हैं वो घर बैठे उन्होंने तालीम हासिल की है, बिल्कुल की है। लेकिन उनको किस तरह प्रोडक्टिव कर सकते हैं कि उन्हें उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास अपनी तहसील में कोई जॉब मिले, जॉब मिले बिल्कुल। और उनके लिए सर जॉब करने के लिए देखें ना, ये देखें। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी हाँ, ये तो चाहिए। फिर जॉब होगी। अब एक और उन्होंने इमरान साहब ने जो बात की वो ये की कि करप्शन के ख़िलाफ़ तो पता है ना वो जहाद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो करप्ट लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे उनको 20 से 25% जो है उसका हिस्सा दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। आप टोल फ्री नंबर 15-20 जो हैं वो दे दें आवाम को, ताकि जो भी करप्शन के हवाले से कोई केस उनको नज़र आता है तो वो उस टोल फ्री नंबर पे अपना नाम लिखाएं और अपना वो नंबर दें और इनाम के हकदार बने। अच्छा, मैं ये समझता हूँ मैं कि ऐसे करने से यकीनन बड़ा फ़र्क पड़ेगा और जो करप्ट लोग हैं वो डरेंगे और करप्शन नहीं करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, मेरा ख्याल है ये अच्छी बात तो है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है। इसकी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है कि लोग इनाम के चक्कर में बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। नहीं हो सकते सर वो। नहीं, सुन ले बात, सर बात सुन ले, क्योंकि जो करप्शन कर रहे हैं वो माफियाज हैं, वो आम लोग नहीं हैं। और जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो आपको बताएं, वो इतने अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। अभी हमारा टाइम वो अपने आप को इतना सिक्योर फील नहीं करते, लेकिन नहीं उसके लिए मैकेनिज्म तो किया जा सकता है, जो है वो सिक्योरिटी उनको दी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा ये इससे पहले कि मैं इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं करता। आप ना करें, हाँ, आपका कि हक ये है। हाँ, मैं इससे तजवीज से इत्तेफाक नहीं करता कि इस तरह करके जो है वो कोई मार्केटिंग होगी और लोग वो फोन करके वो नहीं कहेंगे, बिल्कुल इस तरह आएंगे, नहीं। ये मैं- नैब वाले देते हैं, सर नैब वाले नहीं, दे रहे हैं सर वो नैब इस्तेमाल के करते हैं। ऑफिसर को देते हैं। हाँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको पहले सजा दो, पहले पहले उनसे पैसा निकालो, बिल्कुल ये सही। बाद में होता रहेगा। जो बिल्कुल दूसरी सही चीज़ है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। आखिरी में एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने पहले दौर के अंदर सीनियर सिटीज़न के हवाले से कहा था कि भाई वो उनको मराहत दी जाएंगी। पूरी दुनिया के अंदर जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको कंसेशन दी जाती है, ट्रैवलिंग में फैसिलिटी दी जाती है, फ्री बस सर्विस होती है। मेरा मतलब है कि अनगिनत फैसिलिटीज़ हैं। तो इमरान साहब को इस फोरम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आपका भी ख्याल करें, सीनियर सिटीज़न जो हैं उनका ज़रूर ख्याल करें, उनके लिए एक सेपरेट पैकेज को अनाउंस करें। देखें ना, वो उन्होंने अपनी जवानी दी है मुल्क को, अपनी एनर्जी दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि मिलना चाहिए उनको। मैं आपको बताऊँ, मैं एक दफ़ा एक ऑफिस में गया तो उस वक्त शौकत अजीज़ साहब ने ऐलान किया हुआ था कि सीनियर सिटीज़न के काउंटर होंगे, मतलब हर बड़े दफ्तर में। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा काफ़ी रश है, तो मैंने उससे कहा, मैनेजर से मैंने कहा जी ये सीनियर सिटीज़न काउंटर इस्टेब्लिश होना था, तो आपका वो कहाँ पर है? मुझे कहता कि सीनियर सिटीज़न काउंटर क्या चीज़ होती है। मैंने कहा इसका वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जब आप उम्र के उस हिस्से में आएंगे। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मुबशर मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, क्योंकि उनकी तकरीर में तो 60 नुकात हैं, उनके लिए तो हमें तकरीबन 2-3 घंटे और चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने जो बात करनी थी कि उनकी तकरीर को बैरून मुल्क अंदरून मुल्क बहुत सराहा गया है, और उनकी तकरीर ऐसे है जैसे उन्होंने अपने दिल से बातें की हैं और आम आदमी से बात कर रहे थे। कोई उसमें बनावट, कोई तसन्नो बिल्कुल नहीं था। हम उम्मीद करते हैं
کہ وہ جو مشن لے کے نکلے ہیں باہر، جس کے عوام نے پذیرائی کی ہے اور ان کو تخت پر بٹھایا ہے، وہ تخت تو کہتے نہیں کہتے ہیں تو عوامی خدمت کا ایک پلیٹ فارم ہے، تو وہ یقیناً غریب عوام کی حالت بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ان کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔